नमस्कार, मैं डॉक्टर एस एन राय, मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं न्यूरोफिजिशियन, एमडी एंड सीनियर रेजिडेंशिप फ्रॉम एम्स नई दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाला हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या प्रमुख प्रकार होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या प्रमुख कारण होते हैं और ये क्यों होता है, और अंत में जानेंगे कि कब आपको इसके लिए सलाह की ज़रूरत है और क्या क्या सलाह उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। देखिए, एंजाइटी हमारे शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। जब हम किसी प्रकार के तनावपूर्ण स्थिति या फिर स्ट्रेसर का सामना करते हैं तो ये एंजाइटी हमें उस तनावपूर्ण स्थिति के लिए तैयार भी करती है और उससे निपटने में मदद भी करती है। परंतु जब ये एंजाइटी एक सीमा से अत्यधिक मात्रा में होती है या फिर बिना किसी तनावपूर्ण स्थिति के भी ये एंजाइटी आपको होने लगती है तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप धारण कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। तो यदि आप ज़्यादा चिंताओं से घिरे रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आप हर समय ऐसा लगता है कि आपका दिमाग चिंताओं से घिरा हुआ रह रहा है, तो ये इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण लक्षण जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के हो सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपका हृदय तेज़ी से धड़कने लगता है या फिर आप खुद के हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं, जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं, तो ये भी एक एंजाइटी का बहुत ही कॉमन लक्षण है। यदि आप अपने सीने में खिंचाव महसूस करते हैं, आपके सीने में कई बार दर्द होने लगता है, तो ये भी एक एंजाइटी का लक्षण होता है। कई बार आप घुटन महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं या सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक एंजाइटी के लक्षण होते हैं। यदि आप ऐसा लगता है कि हमेशा भविष्य की चिंताओं में घिरे रहते हैं, तो ये भी एंजाइटी का एक प्रमुख लक्षण है। कई बार व्यक्ति का ऐसा होता है कि पूरे दिन सर भारी महसूस करता है और कभी कभी सर दर्द कम या बहुत तेज़ी से होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सामाजिक जगहों पर जाने से कतराता है, उसे सामाजिक जगहों पर जाने की सोच से भी घबराहट होने लगती है। कुछ मरीजों में एंजाइटी डिसऑर्डर के दौरान नींद की समस्या हो सकती है, जैसे कि अनिद्रा। व्यक्ति या तो नींद में जा नहीं पाता है या लंबे समय तक सो नहीं पाता है, निर्धारित समय तक सो नहीं पाता है और सुबह उठने पर उसे ऐसा लगता है कि वो सही से सो नहीं पाया है। इस प्रकार की अनिद्रा की स्थिति, नींद की समस्या की स्थिति हो सकती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण थे। इसके अलावे व्यक्ति को ज़्यादा पसीना आने लगना, तनावपूर्ण स्थिति में हाथों पैरों में कंपन होने लगना, और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कि मृत्यु का भय होने लगना, ऐसा लगना कि कुछ बुरा हो जाएगा। ये सारे लक्षण भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज में हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के प्रमुख प्रकार क्या क्या होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर एवं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एक एक करके हम इन प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जैसे कि आप देख रहे होंगे, नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है, सेपरेशन मीन्स होता है अलग होना। तो कई बार ये एंजाइटी डिसऑर्डर तब डेवलप होता है जब व्यक्ति अपने किसी महत्वपूर्ण फिगर, अटैचमेंट फिगर कहते हैं, जैसे कि माता पिता हुए या कोई और घर में जैसे कि दादा दादी हुए, इन व्यक्ति से जब बच्चे या कोई व्यक्ति दूर जाता है तो उसमें घबराहट के लक्षण आने लगते हैं। ये कई बार सिर्फ दूर जाने के विचार या लंबे अवधि तक दूर जाने के विचार से उन्हें घबराहट महसूस होने लगती है। इसमें व्यक्ति को और बच्चों को नाइटमेयर्स आने लगते हैं कि वो इन इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट फिगर से दूर हो रहा है। तो
ये जो एंजाइटी जब इस सिचुएशन में आती है तो हम उसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो व्यक्ति हर समय चिंताओं और घबराहटों से घिरा रहता है, इसमें व्यक्ति को जो चिंताएं होती हैं वो इन जनरल होती है, किसी भी चीज़ किसी भी परिस्थिति से उसे चिंता की भावना पैदा हो सकती है। इसमें कहा जाता है कि जैसे एंजाइटी फ्लोट कर रही है और वो व्यक्ति जो है उनमें से चिंता और घबराहट उसे परसीव करता रहता है। तो इस एंजाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को इसके अलावे जो है बेचैनी, चिड़चिड़ापन, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो हमेशा रेस्टलेस है, मीन्स काफ़ी बेचैन है। व्यक्ति के शरीर में और मांसपेशियों में तनाव महसूस होती है और वो तनाव और खिंचाव जो है कई बार सर में भी महसूस होता है, जिसे हम टेंशन टाइप हेडेक कई बार संज्ञा देते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को ये सारे लक्षण अगर पाए जाते हैं तो उसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं स्पेसिफिक फोबियाज की। फोबिया मीन्स होता है किसी डर। तो स्पेसिफिक फोबिया में होता क्या है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ों से या कुछ परिस्थितियों से व्यक्ति में घबराहट की समस्या पैदा हो जाती है। उसमें बहुत सारे अन्य घबराहट के लक्षण आने लगते हैं, जैसे ऊंचाई से, खून से, इंजेक्शन से, कीट पतंग से, बंद कमरे से, उड़ान भरने में। ये सारी सिचुएशंस हैं जिसमें कि व्यक्ति को घबराहट शुरू हो जाता है। घबराहट जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होती है, तो हम उसे फिर स्पेसिफिक फोबियाज का नाम देते हैं। अब आइए बात करते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति किसी भी सामाजिक जगहों पर जैसे जाएगा तो उसे वहाँ पे ये फील होता है कि उसे लोग किस प्रकार से जज करेंगे, उसके हाव भाव, बिहेवियर को कैसे देख रहे होंगे, गंदे तरीके से उसके बारे में बात कर रहे होंगे कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए व्यक्ति को घबराहट महसूस होती है और घबराहट के जो भी लक्षण हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, तो उनमें से कुछ और लक्षण हो सकते हैं कि व्यक्ति में उस समय आने लगता हो, तो हम उसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब आइए बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की। देखिए, पैनिक डिसऑर्डर में होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को कई बार, कम से कम मंथ में 1 से 2 बार जब पैनिक अटैक आते हैं तो उसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब पैनिक अटैक होता क्या है, तो ऐसा देखा गया है कि जब हम पैनिक अटैक कहते हैं तो जो कुछ लक्षण हैं उनमें से 5 या उससे ज़्यादा लक्षण किसी व्यक्ति में हो सकते हैं। सो एक पैनिक अटैक में व्यक्ति को क्या क्या हो सकता है, तो व्यक्ति को बहुत तेज़ घबराहट हो सकती है जो एक प्रमुख लक्षण है। उसके अलावा व्यक्ति का सीना धड़कता है बहुत तेज़ी से, उसको खुद की धड़कन महसूस होती है जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। व्यक्ति को स्वेटिंग होने लगता है, उसका शरीर पूरा कांपने लगता है, उसको अंदर से इतनी भय होती है कि उसे लगता है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वो कई बार उसे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होगा, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कई बार व्यक्ति जो ऐसा फील करता है कि उसका जो सांस है वो बंद हो गया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। ये सारी लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ लक्षण हैं जिसे हम जैसे कि हम डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन कहते हैं, जिसमें वो अपने चारों तरफ की जो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें एक अजीब सा बदलाव हो जाता है, जो लगता है कि ये ना तो आर्टिफिशियल है ना ही रियल है, जिसको हम डीरियलाइजेशन कहते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि जाने पहचाने चेहरे भी एक अजीब सा महसूस हो रहा है, तो उसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। तो कुछ मरीजों में ये भी होने लगता है। तो इनमें से यदि कोई 5 लक्षण किसी व्यक्ति को होता है तो उसे पैनिक अटैक कहते हैं। अब ये इतना इमरजेंसी सिचुएशन होता है कि कई बार पैनिक अटैक के साथ व्यक्ति और मरीज जनरली फिजिशियन के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनकी सामान्य जांच करने के बाद बताई जाती है कि भाई आपको तो ये पैनिक अटैक आया है, जो एक चिंता और घबराहट की बीमारी है। अब यदि ये पैनिक अटैक महीने में 1 या उससे ज़्यादा बार हो रही है और आपको या जो इसके मरीज़ हैं उनको ऐसा लगता रहता है, हर वक्त इस बात की चिंता लगी रहती है कि कहीं उन्हें फिर से ये दोबारा अटैक ना पड़ जाए, तो अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम उसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं और
हम उसका फिर इलाज के लिए बताते हैं। तो अब बात करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके परिवार में और आपके पारिवारिक इतिहास रहा है यदि किसी मानसिक बीमारी का, तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप किसी प्रकार का मादक पदार्थ का या नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं तो भी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ती है। अगर व्यक्ति को किसी तनावपूर्ण सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, अगर बार बार ऐसे तनावपूर्ण घटनाएं हो रही हैं तो व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉसेस और व्यवसाय में नुकसान या किसी अपनों का निधन या फिर पारिवारिक कोई भी बड़ी समस्याएं इस बीमारी को जन्म दे सकती है। इसके अलावा यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक मेडिकल इलनेस अगर हैं तो भी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपको थायराइड की समस्या है या फिर अगर आपको अस्थमा है, आपको शुगर की बीमारी है, तो ये सारी बीमारियों में एंजाइटी की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर को जन्म देती है या बढ़ावा देती है। कई बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बावजूद मरीज और गार्जियन पूछते हैं कि सर ये सब कारण तो ठीक है, लेकिन आप कहते हैं ये दिमाग का प्रॉब्लम है, ये ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो फिर दिमाग और ब्रेन में क्या होता है, क्या परेशानी होती है, कोई जांच है कि नहीं। तो आइए जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क और ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम और किस प्रकार के परिवर्तन होने से ये एंजाइटी और उससे जुड़े लक्षण होने लगते हैं। देखिए, ब्रेन और हमारे मस्तिष्क में कुछ लोब्स और कुछ सर्किट होते हैं जो कि हमारे विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं, भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। इन लोब्स में से जैसे हम कह सकते हैं मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, देन न्यूक्लियस एक्किम्बेंस और बहुत सारे लोब्स होते हैं जिसकी जटिलताओं में हम लोग नहीं जाएंगे। तो होता क्या है कि ये जो लोब्स और सर्किट हैं, ये पर्टिकुलर सर्किट जो है वो कुछ न्यूरोकेमिकल्स का केंद्र होता है जो जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं ब्रेन के रेफरेंस में। तो जब इन लोब्स में इन न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन होता है तब जाके ये लक्षण पैदा होते हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा और ग्लूटामेट। अब देखिए, होता क्या है कि एंजाइटी डिसऑर्डर में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये अपने उन लोब्स के द्वारा कुछ शारीरिक प्रक्रियाओं और कुछ चीज़ों को नियंत्रित करती है। साथ ही कई बार एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अन्य न्यूरोट्रांसमीटर को भी रेगुलेट और प्रभावित करती है और अन्य लोब्स को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से ये पूरी एक जटिल प्रक्रिया होती है जो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस और कहें तो प्रेरित होती है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, इसमें जनरली देखा गया है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज में इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जैसे कि हार्ट का तेज़ी से चलना, ज़्यादा स्वेटिंग होना, कंपन होना इत्यादि इसके कारण हो सकते हैं। सेरोटोनिन के बारे में यदि हम बात करें तो सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो इसके जो लोब्स होते हैं जिसे हम डॉर्सल रैफे न्यूक्लियाई कहते हैं, उसमें इसकी जो लेवल है वो कम जाती है और यूं कहें कि इसके न्यूरोट्रांसमीटर, इसके जो रिसेप्टर होते हैं उसकी भी जो लेवल है वो घट जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जा रहा है, सेरोटोनिन घट जा रहा है और उसके घटने से भी ये सब एंजाइटी की जो समस्याएं हैं ये होती हैं। सेरोटोनिन दोनों तरीके का काम करता है। ये कुछ कहें तो रूट से ये एंजाइटी को बढ़ाता है, तो अलग रूट से ये एंजाइटी को कम करता है। तो जो अभी ये जो एंजाइटी जब बढ़ती है तो इन दोनों रूट्स में जब असंतुलन होता है तो भी एंजाइटी की समस्याएं आ जाती है। डोपामाइन की बात करें तो डोपामाइन का जो है लेवल बढ़ जाता है और एंजाइटी की वो हो जाती है।
इसी प्रकार गाबा का भी लेवल जो है वो कम जाता है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जनरली हमें एक स्थिरता प्रदान करती है, हमारे में एंजाइटी की जो अत्यधिक एंजाइटी होने की संभावना रहती है उसको कम करती है। तो यदि अगर गाबा का लेवल कम हो गया तो भी हमें एंजाइटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है, कहीं पे किसी का घट जाता है, और इन सबों के मेल जोल से बहुत सारे लक्षण जो हमने अभी डिस्कस किया है वो एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज में पैदा होती है। तो आपको पता चल गया कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या लक्षण हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या प्रमुख कारण हैं। तो अब आपके मन में हो रहा होगा कि हमें सलाह की ज़रूरत कब पड़ेगी। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको ये एंजाइटी की जो लक्षणें हैं वो अत्यधिक मात्रा में होती है और कुछ समय तक होती है, जैसे कि 1 महीने से ज़्यादा या 6 महीने से ज़्यादा। और इन एंजाइटी और डिसऑर्डर और एंजाइटी के कारण आपके दिनचर्या में काफ़ी फर्क पड़ता है। आप अपने सामाजिक और अपने व्यावसायिक कार्यों में को ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपको उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तब आपको इलाज की सख्त आवश्यकता है। और यदि आपको इलाज की आवश्यकता है और आप इलाज नहीं लेते हो तो कई बार ये एंजाइटी डिसऑर्डर अन्य मानसिक बीमारियों में परिवर्तित हो जाती है और रूप धारण कर लेती है, जिसमें सामान्यतः ये डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। कई बार एंजाइटी के मरीज को अन्य शारीरिक समस्याएं, शारीरिक बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और जिन लोगों में पहले से ही क्रॉनिक मेडिकल इलनेस और कुछ क्रॉनिक इलनेस अगर हैं तो उस बीमारी की जो सीवियरिटी है वो बढ़ सकती है। तो आपको पता चल गया कि आपको सलाह की कब ज़रूरत है और सलाह नहीं लेने से क्या क्या हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या क्या सलाह आपको एक चिकित्सक या मनोचिकित्सक देता है। तो देखिए, जब भी एंजाइटी के मरीज जाते हैं तो या तो उनकी पहले से ही कुछ रूटीन चेकअप्स और जांचें हुई होती हैं, या फिर मनोचिकित्सक आपको वो जांचें करवाते हैं और वो अगर नॉर्मल आती है तो फिर ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। वो लेबल करते हैं, वो डायग्नोज करते हैं आपके हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर, और तब आपको एंजाइटी मैनेजमेंट कैसे करें उसके कुछ उपाय बताते हैं। जैसे कि आप कुछ एक्सरसाइज करें, अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उसका सही से पालन करें। आप नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, या अब यदि जत्र तत्र करते हैं तो भी आप उसे ना करें। आपको वो कई बार जो आपकी जो क्रॉनिक मेडिकल इलनेस होते हैं उसको सही से नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। तो इन सब चीज़ों से यदि आपका एंजाइटी डिसऑर्डर कंट्रोल हो जाता है तो फिर वो आपको एंजाइटी जो है माइल्ड कैटेगरी की है और आप ठीक रहते हैं। परंतु जब आप इन चीज़ों से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो कई बार मनोचिकित्सक जो है वो आपको दवाइयों के द्वारा, जिसे हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं, और या फिर कुछ साइकोथेरेपी जिसे हम मनोचिकित्सा पद्धति कहते हैं के द्वारा इसका इलाज करते हैं, या फिर कई बार इन दोनों का मिला जुला इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जानते हैं कि जो कॉमन मनोचिकित्सा पद्धति में जो कॉमन तरीके अपनाए जाते हैं, जो सलाह दिया जाता है, जो मरीज को सिखाया जाता है, वो क्या क्या हैं। तो देखिए, इसमें मरीज को बताया जाता है कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में आपको बताएंगे। आप इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी करने वाला हूं, बाद में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। और इसके अलावे आपको जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करता है, आप में एंजाइटी की जो मात्रा है उसको कम करने में काफ़ी मदद करता है। तो इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि जैकोब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। तो ये सारे कुछ जो टेक्निक्स हैं वो आपको मनोचिकित्सक बताएंगे, जिससे कि आप एंजाइटी से प्रभावी तरीके से लड़ सकते हैं, और आपको एंजाइटी डिसऑर्डर में ये प्रिवेंशन में भी मदद करता है, इससे बचाव भी आपको
करेगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हैं, जैसे कि एक्सपोजर टेक्निक्स एंड अदर टेक्निक्स है जिसके बारे में एक अलग वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी और उसको हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं कि फार्माकोथेरेपी में, यानी दवाओं का इस्तेमाल जब डॉक्टर या मनोचिकित्सक करता है तो वो किस प्रकार की दवाएं होती हैं। तो देखिए, इसमें इसे हम एंजियोलाइटिक ड्रग कहते हैं और एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी ड्रग कहते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जो कैटेगरी की ड्रग जो सबसे कॉमनली आपको दी जाएगी उसे कहते हैं SSRIs, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। जैसा कि मैंने आपको कारण में बताया था कि सेरोटोनिन का एक रोल होता है, तो उसी से यहाँ पे आया है ये ग्रुप का नाम। और इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एसिटेलोप्राम है, सर्ट्रालिन है, पेरोक्सेटिन है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं और उसको मनोचिकित्सक आपके कुछ स्पेसिफिक परेशानियों और लक्षणों के आधार पे सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावे जो एंजियोलाइटिक्स में यूज किया जाता है वो है हिप्नोटिक और सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, जिसको आम चाल की भाषा में लोग नींद की दवाइयाँ कहते हैं। ये तुरंत आपको दी जाती है, जिससे आपकी एंजाइटी को कम किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे इनको बंद करके जो मेन दवाई है, जैसा कि SSRI कुछ हैं, उसको कुछ सीमित अवधि तक दी जाती है और आपका जो एंजाइटी है इससे प्रभावी तरीके से नियंत्रित होता है और आप एक निश्चित सीमा के बाद दवाई को बंद कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में जाना और आपने बहुत पेशेंटली इस वीडियो को देखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।